नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की 9 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया है। बताते हैं आपको कि इसमें ग्रिड निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और साथ ही विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण शामिल है। मुख्य योजनाएं ग्रिड निर्माण 222 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से केवी ग्रिड का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण 120 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से पंचरुखी बाईपास, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मोड़ से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण, विद्युत शक्ति उपकेंद्र 10 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से सोनकारा आंदर में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण। मुख्यमंत्री ने लाभुकों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसी को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जी हाँ, बता दें आपको कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने ज़्यादा आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक की है। साथ ही साथ इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से शामिल हुए इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा के साथ साथ एक बड़ा फैसला भी लिया गया और अब महागठबंधन में पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल होंगे। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में खगड़िया के अलौली विधानसभा अंतर्गत जलकौड़ा फुटबॉल मैदान में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जोरदार हमला किया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने जेडीयू द्वारा राजपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि चाहे जिसकी भी उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें। बिहार के लोगों ने उनके गठबंधन का जाना तय कर दिया है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है। उससे पहले नीतीश कुमार जिसको भी उम्मीदवार बना लें, सभी का हारना तय है। दिलीप जायसवाल चाहे हमारा जितना तारीफ कर लें, उनको छूटना नहीं है। बात दिलीप जायसवाल की नहीं है। बिहार में जो 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं, उनको मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अभी से भगवान का पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कहीं जन स्वराज की सरकार बनी तो ये 100 भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल जाना है और इनके परिवार से, आने वाली पीढ़ी से इनका एक एक पैसा वसूला जाएगा। ये बात, इसका नंबर है तो अभी आपको जब प्रेस करेंगे तो दिखेगा। जो भी भ्रष्ट नेता है, जो भी भ्रष्ट अफसर है, जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी। उन्होंने बिहार को लूटा है, हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। यहाँ पर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दर्जनों कर्मचारियों ने भागलपुर में प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांग है कि वेतन में वृद्धि की जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मुख्य मांगी जो हैं वो वेतन वृद्धि। कर्मचारियों का कहना है कि 2011 से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है और जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उचित सुविधा और सहायता। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की योजनाओं में उनकी अहम भूमिका होने के बावजूद उन्हें उचित सुविधा और सहायता नहीं मिल रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे।
से ज्यादा कुछ नहीं है, कम से कम एक ही मांग है, कह सकते हैं कि वेतनमान अगर सरकार हम लोग को दे दी तो हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग महिला हैं, पुरुष बनते हैं ठीक है, लेकिन महिला हैं, घर के सारे चीज देखते हुए भी संडे को हम लोग यहाँ आए हैं, तो आखिर कुछ ना कुछ हम लोग की मजबूरी रही होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ महिलाएं नहीं भी आ सकी हैं, लेकिन उनकी हम लोगों से भी ज्यादा मजबूरी होगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकी है। तो कम से कम सरकार से बस हम लोग को यही एक मांग है कि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। तो इस नौकरी के लिए लगातार हम लोग 2011 से यहाँ पे विभिन्न योजनाओं का हम लोग जो है ये संचालन कर रहे हैं, और विभिन्न योजनाओं का आप अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दर्जनों कर्मचारियों ने भागलपुर में प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग है कि वेतन में वृद्धि की जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मुख्य मांगे हैं वेतन वृद्धि। कर्मचारियों का कहना है कि 2011 से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उचित सुविधा और सहायता। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की योजनाओं में उनकी जो अहम भूमिका होने के बावजूद उन्हें उचित सुविधा और सहायता नहीं मिल पा रही है। झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर किए गए बड़े बदलाव के तहत अब तक लाखों लोगों के नाम इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत में जहां पहले 55,10,000 महिलाएं इसकी लाभुक थी, वहीं जुलाई 2025 तक की संख्या घटकर 50,65,000 हो गई। यानी कि योजना से संबंधित नियमों में सख्ती के बाद कुल 4,54,000 महिलाओं को लाभ की सूची से बाहर कर दिया गया। दरअसल बताया भी जा रहा है कि इस संबंध में जिला प्रशासन ने महिला लाभुकों के नाम हटाने की कई वजह बताई है, जिसमें प्रमुख कारण सबसे पहले नंबर पर है महिलाओं की उम्र सीमा, जिसके तरह से 50 वर्ष से ज़्यादा आयु की महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। दूसरा बड़ा कारण है आधार सीडिंग ना होना, यानी जिन महिलाओं का आधार योजना से लिंक नहीं हो पाया था उनके नाम भी हटाए गए हैं। तो वहीं तीसरा कारण है मृत लाभुकों के नाम, यानी जिन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी उनके नाम भी सूची से बाहर किए गए हैं। इसके अलावा योजना से जुड़े हुए फर्जी वाड़े भी सामने आए हैं। जो नियुक्ति पाए हैं, जो लोग सम्मानित हुए हैं, मुझे तो लगता है ज्यादा अच्छा है उन लोगों से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि विगत टेन्योर से लेकर आज तक सभी विभागों में कैसे लोगों को अपना। अगली खबर का रुख करते हैं। हजारीबाग जिले में हुए जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से एसीबी की टीम द्वारा की गई पूछताछ पूरी हो चुकी है। बीते शनिवार यानी कल ही विनय चौबे की रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये भी आई है कि विनय चौबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रांची रेफर करने का आग्रह किया था, जिस पर फौरन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच किए जाने के बाद हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से उन्हें रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है, जहां फिलहाल उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ऋषि गुड़िया की देखरेख में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। मालूम हो कि एसीबी ने उन्हें इसी महीने के 2 सितंबर को रिमांड पर लिया था। बताया भी जा रहा है कि करोड़ों की जमीन घोटाले मामले में जांच को लेकर एजेंसी ने विनय चौबे से कई बिंदुओं पर पहले पूछताछ की, मगर इस दौरान वो कई सवालों के जवाब देने से कतराते हुए भी नजर आए। ये मामले पर विनय चौबे का ये भी कहना है कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, तो वहीं पूछताछ के दौरान उन्हें कोई खास जानकारी भी साझा नहीं की गई।
अगली खबर का रुख करते हैं डुमरी से। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके कारण वे अगले 4 से 5 दिनों तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। क्षेत्रीय भ्रमण से लौटने के बाद उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। जयराम महतो का इलाज उनके आवास के पास एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें सरदर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद आराम करने की सलाह दी है। उनके इलाज के दौरान केवल उनके परिवार के सदस्यों को ही अंदर जाने की अनुमति है, जबकि नर्सिंग होम के बाहर उनके समर्थक मौजूद है। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज़ है कि ज़मीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है, और जबरन उस पर कार्य किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बारा में ये बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी रांची में। आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले शहर के प्रमुख फ्लाईओवर और सड़कों की मरम्मत और कनेक्टिविटी सुधार कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों को इसी दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्व के दौरान शहरवासियों को सुगम यातायात व्यवस्था मिल सके। दुर्गा पूजा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और साथ ही इस दौरान लाखों श्रद्धालु शहर में आते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना है कि यातायात की कोई बाधा न आए और सभी अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में लें और निर्धारित समय से पहले पूरा करें। उपायुक्त ने प्रमुख फ्लाईओवर के कनेक्टिविटी रोड के जल्द निर्माण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी रोड के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर के विकास हेतु हो रहे निर्माण कार्यों में सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन भी जरूर करें। झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 की नियोजन नीति से संबंधित 3 नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं पर एक बड़ा फैसला फिलहाल आपको बता दें कि सुनाया है। फैसले के वक्त जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय के खंडपीठ ने राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कारा विभाग में वाहन चालक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को राहत दे दी है। तो वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश कल खारिज कर दिया है। इससे पहले एकल पीठ में श्यामल राठौर और अन्य के रिट याचिका स्वीकार कर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए मामलों में अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका देते हुए खंडपीठ ने अमित उरांव और अन्य की अपील को खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार एकल पीठ ने इन परीक्षाओं की रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। हेमंत सरकार ने इससे पहले अपने निर्णय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि जिन परीक्षार्थियों में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें अपूर्ण मानते हुए अधियाचना वापस ली जाएगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बुजुर्वा पहाड़ी पर रविवार की सुबह कोबरा बटालियन के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 10 लाख के एक इनामी नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की गई है। तो वहीं इससे जुड़ी हुई बड़ी सूचना भी जिला पुलिस को ने दी है। बता दें आपको कि सूचना के अनुसार कोल्हान की DIG निरंजन किस्पोट्टा ने यह बताया है कि सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बुजुर्वा पहाड़ी पर मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के बाद जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो इस दौरान नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान जोनल कमांडर अमित हासंदा के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों की माने तो इस अभियान से इलाके में सक्रिय माओवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। इस टीम का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस एवं असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कर रहे थे। इस टीम के द्वारा सतर्कतापूर्वक अभियान प्रारंभ किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई।
बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आफ्टन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आफ्टन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर था और इस पर 95 से अधिक कांड दर्ज हैं तथा लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या में एवं कई सारे मासूम नागरिकों की हत्या में यह शामिल रहा था। चाईबासा पुलिस, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा हम सभी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। जिस टीम का दुमका लोकसभा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव कांत ने जीएसटी 2.0 पर प्रेस वार्ता की है। बता दें आपको कि दरअसल उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 व्यवस्था देश की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार है। उन्होंने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गया है और 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स समाप्त कर दिया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ इनका कम होगा। उन्होंने कहा है कि जीएसटी 2.0 से छोटे व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिली है और अब दवाइयां, बीमा, छोटे वाहन और कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं पहले से सस्ती होंगी, जिससे कि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नेताओं ने कहा है कि विपक्षी लोग केवल झूठा भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार की जीएसटी 2.0 व्यवस्था आम जनता को राहत देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गेम चेंजर है। भाजपा कार्यकर्ता आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करेंगे। गब्बर सिंह टैक्स का मतलब ये समझते थे बहुत लोगों के ऊपर किस प्रकार से भार लोगों को गुमराह करने का काम किया। और अगर ये इतने सक्षम थे तो इस देश में 65-70 वर्षों तक इस देश में इन्हीं के शासन व्यवस्था रही थी, तो इतने सुधार का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? ये सबसे पहले इन्हीं से पूछना चाहिए। आज आप समझ सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने 15 अगस्त को यह घोषणा की कि हम दीपावली के अवसर पर और लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। और समझ सकते हैं ये 22 तारीख से जिस दिन हम लोगों का दुर्गा पूजा जो यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, हम लोग मानते हैं, उस दिन नवरात्र का त्यौहार शुरू हो रहा है। उस दिन से इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इस टैक्स के जो एक मतलब ये टैक्स को घटाने का जो काम किया गया, जीएसटी के दरों को जो घटाने का काम किया गया, ये मुख्य रूप से कहने का तो विपक्ष लोग कहेंगे ही, क्योंकि आज उसके पास कुछ मुद्दा है नहीं। अब वो अपना क्रेडिट लेना चाहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। गढ़वा जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें आपको कि दरअसल बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और युवक ने पहले युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फिर खुद को गोली मार ली। दोनों की पहचान पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमर टांड गांव निवासी सुमित कुमार के और साथ ही साथ पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सगालिम गांव निवासी कृति कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल के साथ ही एक पिस्टल और चाकू बरामद घटनास्थल से किया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स रायपुर में देवहस्त रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुभारंभ किया। ये मध्य भारत का पहला शासकीय स्वास्थ्य संस्थान है जहां पर रोबोटिक सर्जन की सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम साय ने कहा है कि ये चिकित्सा सुविधाओं के विकास में एक नया आयाम साबित होगा और प्रदेश की जनता को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मील का पत्थर भी साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने एम्स रायपुर में सर्व सुविधा युक्त परिजन निवास निर्माण की घोषणा की है, जिसमें मरीजों के परिजनों को ठहरने की सुविधाएं भी मिलेगी। निश्चित रूप से जो पेशेंट हैं और उनका ऑपरेशन सफल और सुरक्षित होगा और स्वास्थ्य के जगत में एक बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ, देखने को आता है कि जहाँ भी बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे एम्स है, चाहे मेकाहारा है, तो वहाँ पर पेशेंट के साथ साथ परिजन भी आते हैं और उनको भटकना पड़ता है, उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हम लोग दोनों जगह, एम्स में भी और मेकाहारा में भी, दोनों जगह परिजन निवास का निर्माण करेंगे। हाँ, वहाँ बजट प्रावधान कर दिया गया है और अभी खरीदी नहीं हो पाई है,
लेकिन वहाँ भी ये सिस्टम चालू होगा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश NHM कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि उनकी 10 मांगों में से केवल एक मांग पूरी हुई, जबकि 2 मांगे आंशिक रूप से पूरी हुई है। संघ ने शासन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उनकी प्रमुख मांगे नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना और वेतन वृद्धि अभी तक पूरी नहीं हुई है। मुख्य मांगे नियमितीकरण, NHM कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देना, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अलग कैडर बनाना, वेतन वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना। संघ ने 18 जुलाई 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया है और लिखित आदेश न जारी होने पर सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि शासन उनकी मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हजारों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। मंत्री जायसवाल ने कहा है कि NHM कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल अपनी ड्यूटी पर लौटे। सरकार उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि कर्मियों की मांगों की जांच और समाधान के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में GAD और वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ टीम अन्य राज्यों से भी जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीम के अभिमत के आधार पर सरकार उचित फैसला लेगी। इसके इधर NHM कर्मियों ने आंदोलन और तेज करने के लिए रूपरेखा बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मेरी बताते हैं कि आगामी सोमवार से समूचे प्रदेश में जल सत्याग्रह करके इसके बाद विधायक निवास घेराव और फिर मंत्री बंगला घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और कलम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। ये मांगे मितानिन प्रशिक्षक और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल करना, जिससे उन्हें स्थायी नौकरी और बेहतर सुविधाएं मिल सके, वर्तमान मानदेय में 50% की वृद्धि करना और साथ ही साथ जिससे मितानिन को उनके काम के लिए उचित पारिश्रमिक मिल सके। NGO के अंतर्गत काम करने वाले सभी मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की ठेका प्रथा खत्म करना, जिससे कि उन्हें नौकरी की सुविधा और अन्य लाभ भी मिल सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के यशवंत अस्पताल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें यहाँ पर इलाज के लिए पैसे की मांग की गई और जब तक पैसे नहीं दिए गए तब तक मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। नतीजतन मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर अस्पताल प्रबंधन ने समय पर इलाज किया होता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और अब बात करते हैं राजस्थान की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में हुए जिस तरह से MOU पर कहा है कि बैंक और राज्य के विकास में साझेदार बन रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही साथ समझौते के तहत पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार की ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता परियोजना के लिए अगले 5 वर्षों में 21,000 करोड़ का ऋण प्रदान करेगा, जिससे कि आधारभूत संरचनाओं को गति मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।